Today we are going to learn our remaining topic, and that is the reconstruction. We have seen two passages from this subtopic. Okay, तो आज हम क्या करेंगे, उसके आगे का पढ़ेंगे. But before going to our next subtopic, I would like to explain our previous part. In our previous part, we have studied about the destruction of democracy. डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन हिटलर ने कैसे किया था. हमने ये देखा था कि 30 जनवरी 1933 में जो ये थे जर्मनी के प्रेसिडेंट थे हिडेनबर्ग. ही ऑफर्ड द चांसलरशिप टू द हिटलर, एंड आफ्टर बिकम अ चांसलर हिटलर रियलाइज दैट ही वाज अ वेरी पावरफुल. उसे लगने लगा कि वो कैसा बहुत पावरफुल है. एंड देन ही स्टार्टेड द डिसमेंटल ऑफ द सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक के जितने भी सिंबल थे उसे उसने डिसमेंटल करना शुरू कर दिया था. और उसने सबसे पहले क्या किया था, एक मिस्टीरियस आग लगाई थी इन द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, एंड वी कॉल देम रिस्टैग. जो जर्मनी का पार्लियामेंट है उसे हम रिस्टैग कहते हैं. वहां पे उसने मिस्टीरियस आग लगवाई थी. एंड देन द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी को उसने एक अध्यादेश लेके आया था, और उसके थ्रू उसने क्या किया था, जितने भी राइट्स है, दोज राइट्स गिवन बाय द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, ही सस्पेंडेड ऑल द राइट्स, सिविक राइट्स सस्पेंड कर दिया था, जस्ट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन उसके बाद उसने मिस फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सारे जितने भी सिंबल थे डेमोक्रेसी के उसे उसने डिसमेंटल कर दिया था. एंड देन ही टर्न टू हिज आईज टुवर्ड हिज एनिमीज कम्युनिस्ट पार्टी. उसने कम्युनिस्ट पार्टीज के लोगों की तरफ अपने आंखें लगाई और उन्होंने उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया. इस तरीके से जो हिटलर है, हिटलर पावर में आने के बाद उसने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया. दैन 3 मार्च 1933 जो एक एक्ट पास किया गया, दैट वाज द इनेबलिंग एक्ट. दैट एक्ट वाज गिवन बॉन्ड टू अ डिक्टेटरशिप को बॉन्ड किया उसने, और वो डिक्टेटरशिप था, उसमें डिक्टेटर था हिटलर डिक्टेटर बन गया. उसे पार्लियामेंट के जितने भी पावर थे सारे पावर किसे मिल गए थे, हिटलर को मिल गए थे. अब हिटलर ने इतनी मनमानी किया तो कहीं ना कहीं उसे रियलाइज तो होने लगा था कि मैं इतनी मनमानी कर रहा हूँ तो इसका अपोज कोई ना कोई तो जरूर करेगा, और अपोज करेगा. इसीलिए उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत से गार्ड्स रखे थे, पुलिस वाले थे. देन उसने स्पेशल सर्वेलेंस बुलाया था, सिक्योरिटी फोर्स बुलाया था. ये सारा हमने देखा था. फिर हमने ये भी देखा था कि वो नाजी पार्टी जो थे, पार्टी के जो मेंबर्स थे वो टॉर्चर करते थे लोगों को, ह्यूमैनिटी का काम करते थे, और इससे लोग बहुत परेशान थे. इस तरीके से हमने द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी देखा. देन इन रिकंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि द ज़ेल्मर सेस्ट ही वॉज द इकोनॉमिक्स ऑफ द हिटलर. वो हिटलर का इकोनॉमिक्स था, और उसने हिटलर को फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट का गाइड किया था कि हम क्या करते हैं अपने स्टेट्स में, फुल प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट करते हैं, गवर्नमेंट से लोन लेते हैं ताकि हर किसी को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. इस तरीके से उसने सजेशन दिया था हिटलर को. फिर ये भी देखा हमने कि हिटलर को अपने इंटरनल एरिया में तो सक्सेस मिला ही, बट आउटर एरिया में मीन्स फॉरेन कंट्रीज में भी उसे सफलता मिली, वो वहाँ पे भी सक्सेस हुआ. उसने सबसे पहले 1933 को लीग ऑफ नेशन से अपने आप को अलग कर लिया, और उसने जो पार्ट जर्मनी से ले लिया गया था, रीनलैंड पार्ट, वो उसने अपने कैप्चर में कर लिया. उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंट्रीगेट कर दिया, मीन्स एक साथ उसने लाने की कोशिश की. उसने वन एम्पायर वन लीडर करके अनाउंस किया, मीन्स एक ही एम्पायर होगा और एक ही लीडर होगा. इस तरीके से मीन्स जितनी भी ह्यूमिलिटी या जितना भी अत्याचार ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी के साथ किया गया था, उसने फिर से जर्मनी को उसका रिस्पेक्ट दिला दिया था. एंड देन वो भी देखा हमने कि इसके लिए अपोज किसी और कंट्री ने भी नहीं किया. तो क्यों नहीं किया, क्योंकि अदर कंट्रीज को भी रियलाइज हुआ था कि जो ये किया जा रहा है जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, वो वाकई में बहुत ब्रस्त ऐसी कंडीशन बना दी गई थी जर्मनी की. इसीलिए अदर जो कंट्री उसे भी लग रहा था कि जो हिटलर कर रहा है दैट वाज गुड,
वो अच्छा है, इसलिए किसी ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। अब देखिए हिटलर यहीं तक के नहीं रुका, उसने यहीं पे वो नहीं रुका कि उसने आगे कदम बढ़ाया और उसका जो इकोनॉमिक्स था ज़ेल्फर्स, उसने उसे कहा किसे, हिटलर को, कि तुम जो आर्मी अपनी आर्मी फोर्स जो बढ़ा रहे हो, यहाँ पे रीआर्मेंट एक वर्ड दिया गया, रीआर्मेंट मीन जो अपनी आर्मी फोर्स को बढ़ा रहे हो वो अच्छा नहीं है। जस्ट अभी तो जर्मनी जो भी कर रहा है वो लोन पे लेकर कर रहा है और आप आर्मी के ऊपर खर्चा कर रहे, दैट वाज नॉट गुड। बट हिटलर वाज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ वर्ड, यानी उसे पसंद नहीं आया कि उसको वो नहीं चाहता था कि कोई भी कॉशियस पीपल उसके स्टेट में या उसके किंगडम में रहे, इसलिए उसने जो ज़ेल्मर्स था उसका इकोनॉमिक्स उसने उसके डेजिग्नेशन से हटा दिया था, रिमूव कर दिया था और उसके जगह उसने किसी और को एस्टैब्लिश कर दिया था, मीन्स किसी और इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया गया था, सॉरी एस्टैब्लिश नहीं अपॉइंट किया गया था। हिटलर चूज वॉर, लेकिन हिटलर ने ज़्यादा किसकी ओर फोकस किया था, वॉर की ओर। ही चूज द वॉर बिकॉज ही नोज दैट इफ ही वांटेड टू जो भी कंपनसेशन उसने जो दिया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, अगर उसको भरपाई करना है, फिर से ऑक्युपाई करना है, तो दैट टाइम वॉर इज वेरी नेसेसरी, वॉर बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे पता था कि वॉर के थ्रू हम अपना एरिया एक्सपांड कर सकते हैं। अगर जिस एरिया पे हमने वॉर किया है और वो एरिया को हमने कैप्चर कर लिया तो उसका जितना भी नेचुरल रिसोर्स होगा वो हमें मिल जाएगा। इसीलिए हिटलर ने वॉर करना शुरू कर दिया एंड रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज। जैसे जैसे टेरिटरीज बढ़ेगी वैसे वैसे वो एरिया का रिसोर्स तुम्हें मिलेगा। फिर देखिए इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेंटेड पोलैंड, मींस सितंबर 1939 में जर्मनी ने किसके ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया, पोलैंड के ऊपर अटैक किया। एंड सितंबर 1940 ट्रिपरटाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। फिर क्या हुआ इनके बीच में, सितंबर 1940 को ट्रिपरटाइट पैक्ट साइन हुआ जर्मनी के बीच में, इटली के बीच में और जापान के बीच में। अब जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर इन्वेड किया, अटैक किया, तो उस समय जो स्टार्टेड विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, अब जर्मनी का जो वॉर है किसके साथ होने लगा, फ्रांस और इंग्लैंड, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड के साथ पोलैंड के फ्रेंडशिप थी। पोलैंड की फ्रेंडशिप किसके साथ थी, फ्रांस एंड इंग्लैंड के साथ थी। और जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर इन्वेड किया, आक्रमण किया, अटैक किया, तो उसके बाद फ्रांस और जो इंग्लैंड था वो भी उस वॉर में शामिल हो गया और इसीलिए फिर इनको एक ट्रिपरटाइट पैक्ट किया गया, जर्मनी, इटली और जापान। और जब ये पैक्ट किया गया तो उसके बाद जर्मनी का पावर और बढ़ने लगा, जर्मनी और ज्यादा पावरफुल होने लगा और उसको हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, हिटलर को इंटरनेशनल पावर मिलने लगा, उसको पपेट रिजिम्स मिल गए, मींस उसके इशारे पे चलने वाले लोग मिल गए, उसके नाजिज्म को फॉलो करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग मिल गए। और इस तरीके से 1940 तक के हिटलर वाज एट पिनैकल ऑफ हिज पावर, मींस अपने पावर पे वो टॉप लेवल पे पहुंच गया। इस तरीके से आपने हिटलर के बारे में देखा। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें आपको ट्रिपरटाइट पैक्ट पूछा जा सकता है कि when was the tripartite pact signed and what was its importance? When was the tripartite pact signed and what was its importance? The tripartite pact was signed in 1940, September 1940, and its importance was that Hitler was at the pinnacle of his power. Sorry, he was the Hitler's claim to international power. Sorry, जब यानी इसमें पूछा कि ट्रिपरटाइट पैक्ट कब साइन किया गया, तो सितंबर 1940 and what was its important, तो हिटलर क्लेम दैट ऑफ इट्स इंटरनेशनल पावर, उसका क्या हुआ था, इंटरनेशनल पावर बढ़ गया। तो इस तरीके से हमने रिकंस्ट्रक्शन को देख लिया है। ओके, गॉट इट? दैट आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी का जो वर्ल्ड व्यू था वो कैसा था, मींस नाजी पार्टी का लोगों को देखने का तरीका, व्यू कैसा था, विजन कैसा था, वो अदर लोगों को किस तरीके से देखते थे, ये हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक
ओके, तो देखिए जो नाजी वर्ल्ड व्यू था वो कैसा था वो देख लेते हैं कि जो नाजी वर्ल्ड व्यू सिनोनिम्स ऑफ द हिटलर्स विजन में जो हिटलर देखना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था, वही नाजी पार्टी कर रही थी। नाजी पार्टी के जो मेंबर हैं, हम अगर ये कहेंगे कि वो हिटलर की आंखों से देख रहे थे तो गलत नहीं होगा। जो हिटलर देख रहा था वही सेम नाजी के मेंबर्स कर रहे थे। तो इसमें हमने देखा है कि जो नाजीज्म पार्टी थी उन्होंने बहुत अत्याचार किया था अदर्स लोगों पे, अदर जो पीपल थे। तो देयर वाज नो इक्वालिटी, वहाँ पे कोई इक्वालिटी नहीं थी। देयर वाज द डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द पीपल, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ओनली हिटलर्स लाइक दैट टाइप्स ऑफ पीपल who were blonde, blue eyed and especially Nordic German Aryans. Means in Hitler's time there in Germany there was a racial hierarchy. Racial means एक नस्ल की जो डिस्क्रिमिनेशन था। मीन्स आर्यंस, अफ्रीकन्स ये नस्ल हो गए, तो इनके बीच में डिफरेंशिएट किया जाता था। एंड एट दैट टाइम द नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप लेवल। सबसे टॉप लेवल पे किसे रखा जाता था? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। मीन्स जो प्योर जर्मनी के हैं, जर्मन आर्यंस हैं, उन्हें सबसे टॉप लेवल पे रखा जाता था। मीन्स वो कैसे होना चाहिए उनका यहाँ पे बताया गया है कि ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। एंड इन द लोअर लेवल्स में इंफीरियर कैटेगरी में रखा जाता था ज्यूइश को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था हिटलर के किंगडम में, हिटलर के मोनार्की सिस्टम में। हिटलर ने सबसे ज्यादा अगर कंडीशन खराब थी तो ज्यूइश की थी। सेम थिंग विच वर इन आवर इंडिया, हमारे इंडिया में भी थी बहुत सी चीजें, जैसे कास्टिज्म था, कास्ट सिस्टम था, जो क्षत्रिय ब्राह्मण थे, ब्राह्मण टॉप लेवल पे, क्षत्रिय सेकंड लेवल पे, वैश्य थर्ड लेवल पे, शूद्र फोर्थ लेवल पे। जो शूद्र की कंडीशन जैसे हमारे इंडिया में थी, सेम थिंग हैपन विद द ज्यूइश इन जर्मनी में। तो सबसे टॉप लेवल पे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे और सबसे इंफीरियर कैटेगरी में लोअर लेवल पे ज्यूइश थे। और अब इनके सेंटर में बीच में जो लोग आते थे दैट वर द कलर्ड पीपल्स। मींस अदर कैटेगरीज के लोग जो आते थे वो थर्ड सेकंड लेवल पे थे। फर्स्ट लेवल पे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो प्योर जर्मन्स है, सेकंड लेवल पे कलर्ड पीपल एंड थर्ड लेवल पे ज्यूइश। इस तरीके से वहां पे रेशियल हायरार्की की गई थी। मींस डिवाइड किया गया था लोगों को रेस उनके कास्ट से या फिर उनके नस्ल से हम कहेंगे। फिर यहाँ पे बोला गया है दो थिंकर्स के बारे में बताया गया। वन इज चार्ल्स डार्विन एंड अनदर इज हर्बर्ट स्पेंसर। इनका कहना था, अब जो हिटलर है, हिटलर ने इनकी कुछ थ्योरी को अपनाया था। इनकी थ्योरी स्पेशल फॉर, इनकी जो थ्योरी थी दैट वाज नॉट फॉर द ह्यूमन बीइंग, दैट वाज फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स। उन्होंने जो थ्योरी बनाई थी वो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बनाई थी। बट उसको जो हिटलर ने किस पे अप्लाई किया था? ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई किया था। तो देख लेते हैं कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या थी। चार्ल्स डार्विन का कहना था ही वाज अ नेचुरल साइंटिस्ट, वो नेचुरल साइंटिस्ट थे। और उनका कहना था हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के क्रिएशन के ऊपर कहा था कि जो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। मींस प्लांट्स और एनिमल्स का जो क्रिएशन है वो किस तरीके से होता है? इवोल्यूशन के थ्रू होता है एंड दैट वाज बाय द नेचुरल सिलेक्शन। मींस वहां के एटमॉस्फेयर पे या वहां के सर्कल पे डिपेंड करता है। ऐसा किसका कहना था? चार्ल्स डार्विन का कहना था। सेम हर्बर्ट स्पेंसर का भी कहना यही था। उन्होंने उसको थोड़ा सा एडवांस बनाया, फिटनेस के थ्रू बनाया। क्यों का कहना था कि जो अगर स्ट्रॉन्ग है, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, जो स्ट्रॉन्ग है, फिट है, वही सिर्फ इस सर्कल में सर्वाइव कर सकता है। जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है, अपने आप को चेंज करने का, अडॉप्ट करने का एटमॉस्फेयर में जिसमें कैपेसिटी हो सकती है, वही इस अर्थ में टिक कर रह सकता है, ये सर्वाइव कर सकता है। ये हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था। लेकिन उसको हिटलर ने ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई किया था। हिटलर का कहना था कि उसके किंगडम में या उसके कंट्रीज में ऐसे ही लोग चाहिए जो फिजिकल
फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, जो फिजिकली और मेंटली अनडिजायरेबल है, ऐसे लोगों को उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, ऐसे लोगों को उसने अपने कंट्रीज के बाहर निकाल दिया था। हालांकि ये जो थ्योरी इन्होंने बनाई है चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बनाई, ह्यूमन बीइंग के लिए कोई भी थ्योरी लागू नहीं होती है। बट हिटलर ने क्या किया था, उस थ्योरी को उसने ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लाई किया था। तो सेम थिंग नाजिज्म में वही लाया गया, नाजी आइडियोलॉजी में, कि दोज पीपल हु आर स्ट्रांग दे सर्वाइव एंड हु आर वीक दे आर अनडिजायरेबल, वो अनडिजायरेबल। सेम थ्योरी इन्होंने ह्यूमन बीइंग के ऊपर लागू किया। उसमें उन्होंने सबसे टॉप लेवल पे रखा था कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस आर डिजायरेबल, वो डिजायरेबल है, अदर ज्यूइश आर अनडिजायरेबल, इसीलिए इन्होंने बहुत ही टॉर्चर ट्रीटमेंट ऐसा ज्यूइश को दिया था। देन द हिटलर्स अनदर आइडियोलॉजी वाज द जियोपॉलिटिकल कांसेप्ट। जियोपॉलिटिकल कांसेप्ट जो दिया गया आपके पेज नंबर 61 में, जिसमें आप देखोगे लेब्रेस्ट्रम वर्ड यूज किया गया है, दैट वाज फॉर लिविंग स्पेस। अब हिटलर को लगने लगा था कि अब हमें क्या होना चाहिए, जर्मनी को बढ़ाना चाहिए, मींस जर्मनी के लोगों को रहने के लिए स्पेस की ज्यादा जरूरत है, और उसने अपना लिविंग स्पेस बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने कंट्री को एक्सपांड करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसने जर्मन लोगों का सेटलमेंट बढ़ा दिया। इस तरीके से जो आइडियोलॉजी है हिटलर ने अपनाई थी। एंड देन इट वुड आल्सो इनहैंस द मटेरियल रिसोर्स एंड पावर ऑफ द जर्मनी। जैसे जैसे उसने टेरिटरीज बढ़ाई, वैसे वैसे लिविंग स्पेस भी बढ़ा, उसके रिसोर्स बढ़े, मटेरियल रिसोर्स बना, और वैसे ही हिटलर का पावर बढ़ने लगा था। फिर हिटलर इंटेंड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड। अब हिटलर ने जर्मन बाउंड्रीज को बढ़ाने के लिए किसकी ओर गया, वो ईस्टवर्ड के ओर गया। देखिए यहाँ पे आपके पेज नंबर 659 में दिया गया है जर्मनी इन येलो कलर में जर्मनी दिख रहा है, वो ईस्टवर्ड में उसने टर्न करना शुरू कर दिया, कि ये एरिया में उसने अपना कैप्चर करना शुरू कर दिया, कि अब उसे इस एरिया में मूवमेंट करना है। और इसीलिए हमने ऑलरेडी देखा था कि उसने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था, इन्वेट किया था पोलैंड को, और पोलैंड को उसने अपनी सबसे पहले लिबर्टी बनाई। मींस सबसे पहले उसने प्रैक्टिकल अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ पे किया था, पोलैंड में उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इस तरीके से जो हिटलर है, हिटलर ने अपनी बाउंड्री बढ़ाने की कोशिश की और जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बनाया। गॉट इट? आई होप सो यू आर अंडरस्टूड माय टॉपिक। मेरा जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह समझा है? यस, समझा है कि इसमें हमने वही देखा, वर्ल्ड व्यू देखा कि किस तरीके से दुनिया को देखने का नजरिया था नाजिज्म का, और नाजिज्म वही देखती थी जो हिटलर उन्हें दिखाना चाहता था। Okay, see here are one question I have written, which is related to our today's topic, and that is they explain how the theory of Herbert Spencer was used by Hitler. Just हमने अभी पढ़ा है कि जो हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी थी वो हिटलर ने किस तरीके से यूज की थी। तो फर्स्ट हर्बर्ट स्पेंसर वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर एंड बायोलॉजिस्ट। जो हर्बर्ट स्पेंसर थे वो एक इंग्लिश फिलोसोफर थे एज वेल एज बायोलॉजिस्ट थे। He and Charles Darwin tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. उन्होंने मिस हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन ने कोशिश की थी कि क्या एक्सप्लेन करें क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट का क्रिएशन कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये जो इवोल्यूशन की उनमें क्वालिटी रहती है और जो नेचुरल सिलेक्शन रहता है उसके थ्रू क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स का क्रिएशन होता है। यू हैव ऑलरेडी आइडिया अबाउट इट इन योर साइंस सब्जेक्ट। आपके साइंस सब्जेक्ट में आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब इसको डार्विन की जो थ्योरी है उसे और जो है एडवांस में हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा, उसमें कुछ ऐड कर उन्होंने किसके आइडिया डाली, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मींस फिटेस्ट जो फिट है,
जो स्ट्रॉन्ग है वही एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अर्थ में सर्वाइव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव ऑन अर्थ दैट कुड अडॉप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। वी नो दैट कंडीशन इज चेंज, क्लाइमेटिक कंडीशन इज ऑलवेज चेंज, हमेशा चेंज होते रहती है, और इसके लिए सर्वाइव वही कर सकता है जो इस चेंजिंग क्लाइमेटिकल कंडीशन में अपने आप को एडप्ट कर सके, खुद को संभाल कर रख सके, खुद को ढाल सके, वही इसमें सर्वाइव कर सकता है। ये किसका कहना था, हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था। तो his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people। अब ये जो आइडिया है दोनों की किसने दिया, जो रेजिस्ट थिंकर्स थे, जो रेशियल हायरार्की को मानते थे, रेशियल सिस्टम को मानते थे, उन्होंने, और जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपने तरीके से इसको जस्टिफाई किया और इसको किसके ऊपर लागू किया, ह्यूमन बीइंग के ऊपर लागू किया, ताकि वो इंपेरियल रूल और कॉन्कर्ड पीपल में लोगों के ऊपर विजय हासिल कर सके और अपना इंपेरियल रूल बना सके। मींस प्लांट्स और एनिमल्स का जो सिस्टम था किसके ऊपर लागू किया गया, ह्यूमन बीइंग के ऊपर लागू किया गया। एंड द नाजी आर्गुमेंट वाज सिंपल, सेम नाजी आर्गुमेंट चलने लगा कि वही नाजी सर्वाइव कर सकते, वही जर्मन के पीपल सर्वाइव कर सकते, दोज वर स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो वहां पे नहीं रहने लायक है, वो अनडिजायरेबल है। इस सिद्धांत को, इस आइडियोलॉजी को लेकर किसने चला, नाजिज्म ने इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया। और इस तरीके से हमने देखा कि नाजी वर्ल्ड व्यू मीन्स हमने हमारा जो टॉपिक है उसको रिकॉल भी किया और उसको क्वेश्चन आंसर के थ्रू देखा। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये टॉपिक आपका अच्छी तरह क्लियर है। यस, क्लियर हो गया? देन वी विल मीट टू आवर नेक्स्ट वीडियो विद आवर न्यू सब टॉपिक। सो प्लीज राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। ये क्वेश्चन आपको लिखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आता है आपको, हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी आती है, राइट द थ्योरी ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। दैट टाइम आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि साइंस का क्वेश्चन कैसा है, हिस्ट्री में पूछ लिया है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी है, उसमें आपको चार्ल्स डार्विन की भी थ्योरी के बारे में बताया गया है। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए आ सकती है। ओके, देन in our next video we will see our new subtopic, that is the establishment of the racial state। आप racial state भी धीरे धीरे established होने लगे, किस तरीके से होने लगे, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।